हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे उन पर अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैं आपको पहले बता दूं कि अपने इस वीडियो में हम लोग पीआईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, जनसत्ता, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एएनआई, डीडी न्यूज इत्यादि विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वेबसाइट, जितनी भी चीजें हैं वहां पर रही जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन खबरों पर अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आइए हम लोग 15 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करें। उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, पसंद आए। फीडबैक आप लोगों के डेली मिल रहे हैं, कमेंट आपके डेली आते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब चीजों के लिए। लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोगों को साझा भी करना है, ये भी याद रखिए। वीडियो आप सभी के सहयोग से ही संचालित किया जा रहा है, ठीक है। और खास बात क्या है इस वीडियो का, मैं आपको बता दूं कि अपने इस वीडियो में हम लोग बात कैसे करते हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट और मेंस का डाटा। देखिए यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है, ये आपके इसलिए लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ जो आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, 20 मिनट का जो वीडियो आप देखते हैं, 20-25 मिनट का, बमुश्किल 30 मिनट का वीडियो होता है। इसमें आपके प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो फैक्ट्स भी मिल जाए, और मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से डाटा आप यूज कर सकते हैं, अपने मेंस एग्जाम में कौन कौन से डाटा यूज कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको साथ साथ वीडियो में बताते चलता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 15 जनवरी का जो दिन होता है उसको भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी का दिन, आप सब जानते हैं। आप सभी को सेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन पर चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है, पेंट माई सिटी अभियान। जो पेंट माई सिटी अभियान है इसके बारे में चर्चा कर ले तो ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेंट माई सिटी अभियान कहां पर संचालित किया जा रहा है और किसके द्वारा। तो पेंट माई सिटी अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कहां पर, उत्तर प्रदेश से प्रयागराज में, किसके द्वारा, भारतीय रेलवे का अभियान है। ये याद रखना, किसका अभियान है, भारतीय रेलवे का, भारतीय रेलवे का अभियान है। रेलवे के द्वारा यह अभियान संचालित किया जा रहा है, जान लेते हैं। पेंट माई सिटी अभियान भारतीय रेलवे का एक अभियान है। इस अभियान के तहत प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी कलाकृतियां बनाई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखें, इस अभियान का मकसद क्या है, तो प्रयागराज को महाकुंभ के लिए खास बनाना और शहर की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से भारतीय रेलवे के द्वारा प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान संचालित किया गया। और एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, यही पूछेगा कि हाल ही में पेंट माई सिटी अभियान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संचालित किया गया, प्रयागराज में संचालित किया गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि पेंट माई सिटी अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया, या प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया, तो भारतीय रेलवे के द्वारा संचालित किया गया, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही जो रेलवे है, रेलवे के जो दीवारें हैं, दीवालों पर पेंटिंग बनाई जा रही है। चलो आगे बात करें, लेबनान के नए प्रधानमंत्री, अभी जोसेफ ऑन के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो लेबनान के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने, लेबनान के राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने प्रधानमंत्री चुना है, किसको, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाफ सलाम, ठीक है। ये है नवाफ सलाम। नवाब सलाम जो है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, द हेग में जिसका मुख्यालय है, वहां पर ये जस्टिस थे, ठीक है। तो हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये है नवाब सलाम, और नवाब सलाम जो थे वो क्या थे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ही, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा के रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो नवाब सलाम यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं वो इसके पहले क्या थे, प्रधानमंत्री लेबनान के बनने से पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष थे, ठीक है। इस वजह से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बात करें, अगली खबर क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग था, उसका पुनर्गठन किया गया है। नए सदस्यों के बारे में बात कर ले, अन्य सदस्य और जो अन्य सदस्य उनके बारे में जानेंगे। पहले नए सदस्यों को देख लेते हैं, नए सदस्य कौन कौन से, ठीक है। तो नए सदस्यों में देखें, टीवी सोमनाथन जो मंत्रिमंडलीय सचिव हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ मनोज गोयल जो वे सचिव हैं, ठीक है, भारत सरकार के वे सचिव हैं, उनको परमाणु ऊर्जा आयोग में शामिल किया गया है। अन्य सदस्यों के तौर पर देखें तो अजीत डोभाल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, और विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा, वो भी इसमें शामिल है। अगर हम बात करें
वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके अध्यक्ष को नहीं बदला गया है, जो पहले अध्यक्ष थे वही अध्यक्ष अभी भी है। तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अगर जो आपसे परीक्षा में पूछे कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। और नए सदस्य कौन कौन से जोड़े गए हैं, टीवी सोमनाथन को जोड़ा गया है और मनोज गोविल को ऐड किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखें, अगली खबर क्या है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम भारत की यात्रा पर हैं। भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर ये भारत आए हुए जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर है, 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। कब से कब तक, 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये भारत की यात्रा पर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ के प्रतीक माना जा रहा है। जो ये यात्रा है, ये दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध है ना, भारत और सिंगापुर के बीच के जो राजनयिक संबंध है उनके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी क्रम में ये प्रगति मानी जा रही है कि भारत और सिंगापुर के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो सिंगापुर के राष्ट्रपति है उनकी भारत यात्रा एक प्रतीक माना जा रहा है। आगे बात करें, उद्देश्य क्या है, जो ये यात्रा हो रही है इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ व्यापार सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम है, ये क्या क्या करेंगे, तो ये वर्ल्ड स्किल सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड स्किल सेंटर का भी दौरा करेंगे जिसे सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है, ने एशिया विकास बैंक के वित्त पोषण के साथ स्थापित किया था। जो वर्ल्ड स्किल सेंटर है ना, भारत का जो वर्ल्ड स्किल सेंटर है, यहाँ का ये दौरा करेंगे। और ये वर्ल्ड स्किल सेंटर किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो एशिया विकास बैंक जो है, ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से, ठीक है, सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था। और साथ ही साथ ये भारत बायोटेक के एक वैक्सीन निर्माण संयंत्र का भी दौरा करेंगे। ठीक है, वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा करेंगे कौन, सिंगापुर के राष्ट्रपति। आगे हम बात करें, नई दिल्ली में आयोजित होगा भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन। अब भारत ऊर्जा सप्ताह, ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में जाने उसके पहले जान लेते हैं आयोजन स्थल। नई दिल्ली के बारे में जान लिया, अब नई दिल्ली में कहां, भारत मंडपम में या यशोभूमि में, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, तो दिल्ली यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो पड़ता है नई दिल्ली में, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 11 से 14 फरवरी 2025, यानी कि फरवरी माह में 11 तारीख से लेकर 14 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे हम बात करें प्रतिभागी कौन होंगे इसमें, तो प्रतिभागियों के बारे में बात कर ले तो 20+ देशों के ऊर्जा मंत्री, बड़े ऊर्जा उत्पादक के प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ऊर्जा कंपनियों के सीईओ इसमें सम्मिलित होंगे। इसके 7 प्रमुख रणनीतिक थीम है, जो ये आयोजन है, इस आयोजन की 7 प्रमुख रणनीतिक थीम है। वो थीम कौन कौन से हैं, ये जो आयोजन किया जाएगा किसके किसके आधार पर किया जाएगा, इसका आधार क्या है, सहयोग, लचीलापन, संक्रमण क्षमता, डिजिटल फ्रंटियर्स, नवाचार और नेतृत्व, ये 7 प्रमुख रणनीतिक थीम है। इसी रणनीतिक थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा। और मुख्य विषय क्या होगा, जो भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन है इसका थीम क्या होगा, किस विषय पर आधारित होगा, किन विषयों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, तो मुख्य विषय देख लें तो डीकार्बनाइजेशन, ऊर्जा इक्विटी, कम कार्बन अर्थव्यवस्था एवं व्यवहारिक समाधान पर यहां पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। और ये 7 प्रमुख रणनीतिक थीम पर आयोजित किया जाएगा जो विश्व ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन है। ठीक है, कहां पर आयोजित किया जाएगा सम्मेलन, तो सम्मेलन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आयोजन तिथि क्या है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच में। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। आज राष्ट्र को समर्पित किए गए 3 नए युद्धपोत, यानी कि 15 जनवरी 2025 को राष्ट्र को 3 नए युद्धपोत समर्पित किए गए हैं। समारोह का आयोजन कहां पर किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 जो युद्धपोत है उनको राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब इसमें जो युद्धपोत है उनके बारे में जान लेते हैं। आईएनएस सूरत, ठीक है, आईएनएस सूरत के बारे में जाने तो 15B श्रेणी का चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 75% स्वदेशी सामग्री का इसमें उपयोग किया गया। इसके निर्माण में 75% जो स्वदेशी सामग्री है उसका उपयोग किया गया है। साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और नेटवर्क क्षमताओं से लैस है ये। ठीक है, आईएनएस सूरत जो है इसके बारे में यहां पर डिटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी खासियत क्या क्या है। ठीक है, चलो
अगला कौन सा है? आईएनएस नीलगिरी। अब आईएनएस नीलगिरी जो है ये 17A स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट के तहत पहला जहाज है। ये याद रखना, किस प्रोजेक्ट के तहत? तो 17A स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट के तहत पहला जहाज कौन सा है? एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ ले तो इसके अंतर्गत पहला जहाज जो है वो है आईएनएस नीलगिरी। ठीक है, ये याद रखना। गुप्त अभियानों और समुद्र में लंबे समय तक रहने के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया इसमें, यानी कि जो आईएनएस नीलगिरी है ये समुद्र में गुप्त अभियानों, साथ ही साथ समुद्र में लंबे समय तक रहने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब आता है आईएनएस वागसीर। आईएनएस वागसीर के इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्ट P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की 6वीं और अंतिम पनडुब्बी है। ठीक है, जो आईएनएस वागसीर है ये P-75 जो प्रोजेक्ट था उसकी स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की 6वीं और अंतिम पनडुब्बी है। ठीक है, वहीं बात करें भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता और विशेषज्ञता का ये प्रतीक है। जो आईएनएस वागसीर है ये भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता का प्रतीक है। ठीक है, और ये डीजल पनडुब्बी है। ये एक चीज ये याद रखना, कौन सी पनडुब्बी? डीजल पनडुब्बी है। चलो आगे बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो आईएमडी है इसका 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, आज इसका 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कब हुई थी जान लेते हैं। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में स्थापना हुई थी। 15 जनवरी 2025 को 150 साल इसके पूरे हो गए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब इसका 150 साल पूरा हुआ। और एक चीज याद रखना, बिहार पीसीएस में खास तौर पर बिहार पीसीएस का एक ट्रेंड है कि जब भी किसी चीज के 100 साल पूरे होते हैं, 150 साल पूरे होते हैं, 75 साल पूरे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है। तो ये 71 यानी 71वीं बीपीएससी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, कि 150वां निम्नलिखित में से किस संस्थान का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना जो आईएमडी है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, इसका 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 15 जनवरी 2025 को 150 साल पूरे हो गए। इतिहास इसका जान लेते हैं। ठीक है, इसका इतिहास जाने तो आईएमडी की स्थापना 1864 में आए चक्रवात और 1866 और 71 के बीच में मानसून की विफलता जैसी आपदाओं के बाद हुई थी। यानी कि मानसून की विफलता हुई और उसके बाद अकाल पड़ा, तो उन आपदाओं के बाद इसका निर्माण किया जाता है। पहले मौसम रिपोर्टर कौन थे? तो पहले मौसम रिपोर्टर नाम क्या था? एच.एफ. ब्लैकफोर्ड। ठीक है, एच.एफ. ब्लैकफोर्ड इनका नाम था। इन्हीं के नेतृत्व में आईएमडी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब एच.एफ. ब्लैकफोर्ड जो थे इन्होंने 77 वर्षा मापी यंत्रों के डाटा से भारत का पहला वर्षा मानचित्र तैयार किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वर्षा मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? एच.एफ. ब्लैकफोर्ड के द्वारा तैयार किया गया था। और 77 वर्षा मापी यंत्रों की सहायता से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा कलेक्ट करने के बाद भारत का पहला वर्षा मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, चलो आगे देखें। विकास की बात कर ले तो आईएमडी अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मौसम एजेंसियों को टक्कर दे रहा है। अत्याधुनिक पूर्वानुमान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। नरेंद्र मोदी 150वीं स्थापना दिवस समारोह है इसमें सम्मिलित हुए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। याद रखना, जो 150वां स्थापना दिवस सम्मेलन था उसका आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए। और जब सम्मिलित हुए तो उन्होंने जो मिशन मौसम था ना, मिशन मौसम की आधिकारिक शुरुआत की। जो मिशन मौसम है इसकी आधिकारिक शुरुआत कब की गई? एग्जाम में पूछ ले तो 15 जनवरी 2025 को इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। इसी अवसर पर वित्त मंत्रालय के द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। ठीक है, किसका? 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी। इसी अवसर पर मौसम संबंधी अनुकूलन तथा जलवायु अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन @2047 जारी किया गया। ठीक है, एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के बारे में याद रखिएगा कि आईएमडी विजन @2047 दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया? तो पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलो और एक खास बात ये जान लो, यहां पे मैं लिख दूं, जो आईएमडी है ना 26 जनवरी की परेड में पहली बार शामिल। ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि 26 जनवरी 2025 की जो परेड आयोजित की जा रही है उस परेड में आईएमडी की झांकी पहली बार सम्मिलित होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इससे रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहां पे मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अगली खबर देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा जो है, ठीक है, नालसा द्वारा जारी विचाराधीन कैदियों समीक्षा समिति की रिपोर्ट है। विचाराधीन कैदी
समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत आई है। अब उस रिपोर्ट में जो विचाराधीन कैदी है उनके बारे में जिक्र किया गया है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए जब न्यायिक सुधार से संबंधित जीएस पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आता है वहां पर आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि भारत में जो न्याय प्रणाली है उनसे संबंधित जो कमियां अगर जो पूछी जाए तो उन कमियों में यहां पर आप जो ये डाटा है इन डाटा को कोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कैदियों का अनुपात क्या है। ठीक है, जेलों में कैदियों का अनुपात देख लेते हैं। सबसे पहले जो नालसा की रिपोर्ट है कैदियों के अनुपात के बारे में बात करती है, तो देश भर में जेलों में कुल कैदियों में से 75.46% विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि जो कुल कैदी पूरे देश में है उन कैदियों में 75.46% कैदी ऐसे हैं जो अभी विचाराधीन कैदी हैं। ठीक है, सजा याफ्ता कैदियों के बारे में बात करें तो केवल 25% कैदी ऐसे हैं जो सजा याफ्ता है, लगभग 25%, जैसे 75.46% हो गए तो यहां पर 24.54% यानी कि लगभग 25% कैदी ऐसे हैं जो सजा याफ्ता है। आगे बात करें प्रमुख राज्यों में विचाराधीन कैदी, परसेंटेज में अगर हम बात करें प्रतिशत में, यहां पर लिख लें प्रतिशत में, परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैदी कहां पर, सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी जो है जम्मू कश्मीर में है। 97.5% कैदी ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो विचाराधीन कैदी के तौर पर है। फिर उसके बाद देखें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी है, 88.5% कैदी जो है विचाराधीन है। वहीं अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर बिहार का स्थान आता है जहां पर 86.5% कैदी जेलों में बंद जो कैदी ऐसे हैं जिनको सजा तो नहीं हुई, अभी विचाराधीन ही चल रहे हैं। ठीक है, उस दृष्टिकोण से यहाँ पर ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुल आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत में कुल 5,58,778 कैदी वर्तमान में है। कितने? 5,58,778 कैदी हैं, जिनमें से 3,77,310 कैदी जो है वो भी विचाराधीन है, यानी कि जेल में बंद है लेकिन अभी उनको सजा नहीं हुई, विचाराधीन ही है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से यहां पर ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे रखा है, तो जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखना एवं अमानवीय व्यवहार के मामले को लेकर यूटीआरसी, ठीक है, अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन करने का आदेश है सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश है यूटीआरसी उसके गठन के, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश में 750 जिलों में यूटीआरसी अभी वर्तमान में सक्रिय है। कितने जिलों में? 750 जिलों में यूटीआरसी सक्रिय है। और यूटीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी। ठीक है, यूटीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी इसका पूर्ण रूप है। भारत के 750 जिलों में यूटीआरसी सक्रिय है। अब राज्यवार आंकड़ों की बात कर ले। ठीक है, राज्यवार हमने पिछले स्लाइड में देखा था परसेंटेज में, यहां पर हमने बात की थी प्रतिशत में विचाराधीन कैदी। ठीक है, परसेंटेज में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, फिर दिल्ली में, फिर बिहार में। अब यहां पर राज्यवार आंकड़ों के बारे में बात कर लें कि सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी कहां कहां पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 62,535 कैदी जो है जेलों में बंद, वो विचाराधीन कैदी है। वहीं पर दूसरा स्थान आता है बिहार का, बिहार में 42,183 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, 22,755 कैदी विचाराधीन है। और महाराष्ट्र का चौथा स्थान है, 30,885 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन है। ठीक है, तो यहां पर जब राज्यवार आंकड़े आप प्रस्तुत करें, आप आंकड़े नहीं बता सकते हैं तो केवल इतना जानिए कि प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान पर कौन सा है। अब नालसा की रिपोर्ट क्या कहती है? नालसा की रिपोर्ट कह रही है कि 2019 में 12,487 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। ठीक है, 2024 में यह संख्या कितना हो गया है? तो यह संख्या बढ़ के 25,982 हो गई। जो नालसा की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में केवल 12,487 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन 2024 में यह संख्या बढ़ के थोड़ा सा मतलब इजाफा भी हुआ है, विचाराधीन कैदियों को छोड़ा भी गया है। अब समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? समस्या यह है कि विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या न्याय प्रक्रिया में देरी को दर्शाती है और जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना भी एक प्रमुख समस्या बनके उभरी है। और ये जो समस्या है, जब भी आपसे न्यायिक सुधार के बारे में जिक्र किया जाए तो न्यायिक सुधार से संबंधित जीएस पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आता है आपके मुख्य परीक्षा में, तो वहां पर आप इन चीजों को मेंशन करके आइए कि विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या न्याय प्रक्रिया में देरी की ओर इशारा करता है। जेलों की क्षमता और वहां पर जो कैदियों की संख्या है उससे अधिक कैदियों की संख्या एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है, जिसमें नालसा की हालिया में जारी रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि राज्यवार विचाराधीन कैदियों में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, बिहार का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा है, महाराष्ट्र का चौथा है। प्रतिशत के हिसाब से बात कर लें तो जम्मू कश्मीर का पहला स्थान, दिल्ली का दूसरा स्थान, बिहार का तीसरा स्थान है। कुल आंकड़ों की बात कर लें तो 5,58,778 कैदी विचाराधीन है, जिनमें से 5 लाख पूरे भारत में 5,58,778 कैदी हैं, जिनमें से 3,77,310 कैदी विचाराधीन है। और इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा वो उत्तर एक
मॉडल आंसर के दृष्टिकोण से मॉडल आंसर के क्रम में बढ़ता हुआ चला जाएगा जब आप ऐसे ही करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा फैक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं आंसर में। चलो आगे बात करें। दिसंबर 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, ठीक है, दिसंबर 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है। मंत्रालय की रिपोर्ट, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उसमें वृद्धि हो गई है। कुल स्थापित क्षमता की बात कर ले तो कुल स्थापित क्षमता कितनी है? दिसंबर 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी? 209.44 गीगावाट हो गई। कितना हो गई है? 209.44 गीगावाट हो गई है। और ये पिछले साल यानी कि 2023 में कितना था? देखिए दिसंबर 2024 में तो बढ़ के 209.44 गीगावाट हो गई। अब तुलना करते हैं कि 2023 में कितना था, तो 2023 में यह 180.80 गीगावाट था। वृद्धि दर की बात कर ले, ये तो कुल स्थापित क्षमता हमने देखा, वृद्धि दर की बात कर ले तो एक साल में 15.84% की वृद्धि हुई। कितना? 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वर्ष 2024 में कुल 28.64 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है। 2023 की तुलना में यह 119.46% की वृद्धि है। ठीक है, कितने की वृद्धि है? 2000 अगर जो देखा जाए 2023 की तुलना में तो 2024 में कितना वृद्धि हुई? 119.46% की वृद्धि हुई है। अब यहां तो हमने कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके बारे में बात कर ली। अलग अलग देख लेते हैं, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में, क्षमताओं के बारे में देख ले। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए डाटा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में जब भी ऊर्जा, ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित या फिर ऊर्जा जरूरतों से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 में आता है तो वहां पर ये डाटा फैक्ट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें सौर ऊर्जा में 24.54 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। जो सौर ऊर्जा है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 24.54 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। सौर ऊर्जा की कुल क्षमता 73.32 गीगावाट 2023 से बढ़कर कितना हो गया? 97.86, यानी कि 2023 में जो 73.32% था, 32 गीगावाट था, वो 2024 में बढ़ के 97.86 गीगावाट हो गया है। और वृद्धि कितनी हुई? यानी कि 73.32 से लेकर 97.86 पहुंचने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 33.47% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जब आप परीक्षा में लिखे तो अब लिख कर आइएगा कि सौर ऊर्जा क्षमताओं में वृद्धि प्रदर्शित सौर ऊर्जा क्षमता में 2023 की तुलना में 2024 में 33.47% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्माण में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब पवन ऊर्जा के बारे में बात कर ले। हमने यहां पर बात किया सौर ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा देखें तो पवन ऊर्जा में 3.2 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो 48.16 गीगावाट हो गई है, जो 7.64% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, 7.64% की वृद्धि को दर्शाता है। जैव ऊर्जा प्रगति की बात कर ले, ठीक है, यानी कि बायो एनर्जी की बात कर ले तो जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 10.84 गीगावाट 2023 से बढ़कर 11.35 गीगावाट हो गई है, यानी कि 10.84 से बढ़कर कितना हो गया? 11.35 गीगावाट हो गया है। और ये वृद्धि जो बढ़ी वो वृद्धि कितनी है? ये है वृद्धि 4.70% की। आगे बात करें लघु जल विद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है? जो स्मॉल हाइड्रो पावर है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वृद्धि कितनी हुई है देखा जाए तो स्थापित क्षमता, ठीक है, स्थापित क्षमता जो है कुल स्थापित क्षमता 2023 में 4.99 गीगावाट थी, जो बढ़ के कितना हो गया है? 5.10, ठीक है, गीगावाट हो गया है। और 2.20% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में 2.20% की वृद्धि हुई है। आगे बात करें, अब यहां पर जो ये वृद्धि वगैरह दर्ज आपने पढ़ लिया, अब ये वृद्धि क्यों वृद्धि हम करते जा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ग्लासगो में COP26 आयोजित किया गया था वहीं पर पंचामृत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पंचामृत के लक्ष्य क्या है? पहले तो आप लक्ष्य के बारे में जान ले, फिर हम बताते हैं इसके बारे में क्यों हम जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने COP26 में भारत की ओर से पंचामृत की सौगात दी। अब पंचामृत था क्या? 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन, यानी कि ऐसे ईंधन जो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को कितना पहुंचाना था? तो 500 गीगावाट पहुंचाना था। ठीक है, भारत का लक्ष्य था कि 2030 तक जो गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हम बात करें 2030 तक भारत का लक्ष्य था कि 50% ऊर्जा जरूरतें जो है ये अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा में क्या? जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर हो गया, नदियां, जैसे नदियों का जल है, अब नदियों का जल तो इतना जल्दी सूख नहीं रहा है, समुद्र का जल तो सूख नहीं रहा है, सूरज की
जो रोशनी है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये सब अच्छे ऊर्जा है, अच्छे ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। तो 50% जो हिस्सा है 2030 तक इनसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कमी करेगा। मतलब भारत जो है 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की जो है वो कमी करेगा। 2030 तक कार्बन की तीव्रता में 45% कम करेगा। 2030 तक जो कार्बन उत्पादन की तीव्रता है उसको 45% से भी कम रखने का उद्देश्य था। और साथ ही साथ नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया था, यानी कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत हासिल करेगा, ऐसा भारत का लक्ष्य था। मतलब क्या था नेट जीरो का? नेट जीरो का मतलब यह है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन हम अवशोषित भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब यह नहीं होता है कि हम कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करेंगे, उत्सर्जन तो होगा किसी ना किसी कारणवश, लेकिन होगा क्या, जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना अवशोषित भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था। और इसी लक्ष्यों को, जो पंचामृत लक्ष्य था, पंचामृत लक्ष्यों के अंतर्गत जो ये सारे योगदान है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पंचामृत का लक्ष्य और 2030 की योजना क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा और वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी की पंचामृत लक्ष्य का हिस्सा है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसी लक्ष्य को अगर जो देखा जाए नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य में ये सारे जो वृद्धि दर्ज की गई है, ये सारी वृद्धि उसी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देखें, अगली खबर क्या है? अगली खबर है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। अब स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, किसके द्वारा? मोहन यादव के द्वारा 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में, कहां पर? भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। एग्जाम में आपसे सीधे सीधे से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? भोपाल से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया है? 12 जनवरी 2025 को शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बात करें, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 1985 से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को कब से? 1985 से, जो 1985 से युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो विश्व युवा दिवस होता है, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। देखिए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मैंने आपको क्यों बताया है? कभी कभी परीक्षा में राष्ट्रीय युवा दिवस ना पूछ के विश्व युवा दिवस दे देता है, उसका डेट दे देगा 12 अगस्त, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप सोचेंगे क्या कि ये तो क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हो रहा है, उसने विश्व युवा दिवस पूछ लिया, राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ के गए। आगे देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में शौर्य स्मारक में स्वामी विवेकानंद की दर्शाती दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का भी उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली स्वामी विवेकानंद को दर्शाते हुए कहां प्रदर्शित की गई? भोपाल का जो शौर्य स्मारक है ना, भोपाल के शौर्य स्मारक में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को दर्शाती हुई दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली को प्रस्तुत किया गया, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मोहन यादव के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब इस मिशन का जो ये मिशन है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लेते हैं। इसके उद्देश्य इस प्रकार है, राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी, ये लक्ष्य है उनका। राज्य की सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करना है, ठीक है। कक्षा 12 तक की जो राज्य के सभी युवा हैं उनको 2030 तक क्या करना है कि 12 तक की अपनी पढ़ाई पूरा करें। रोजगार सृजन प्रयासों के तहत पिछले 3 वर्षों में रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक ही वर्ष में भरा जाएगा, ऐसा उद्देश्य है। समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये है मुख्य उद्देश्य जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई मिशन है, नया मिशन है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, उसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। ये फैक्ट्स आप याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये फैक्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली विवेकानंद को प्रदर्शित करते हुए कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? शौर्य स्मारक भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया, मोहन यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल, अब आज के सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का सवाल इसी वीडियो पर आधारित है और सेम जैसे यूपी पीसीएस का पैटर्न है प्रश्न पूछने का, उसी प्रश्न पैटर्न पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। बताइए, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग IMD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है आईएमडी के पहले मौसम रिपोर्टर एचएफ ब्लैकफोर्ड ने भारत का पहला वर्षा मानचित्र तैयार किया था। सही विकल्पों को चुनना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आगामी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन, ठीक है, जो आगामी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा कंपनियों के सीईओ भाग लेंगे। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेंट माई सिटी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है पेंट माई सिटी अभियान भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया एक अभियान है। दूसरा कथन कह रहा है इस अभियान का उद्देश्य प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को महाकुंभ के लिए उजागर करना है। सही कथन आपको चुनना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना ही एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके जो फीडबैक है, कुछ पूछना होगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपके जो प्रश्न होते हैं या आपके कमेंट होते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप साझा करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। जितना व्यूज आता है, व्यू के हिसाब से लाइक की संख्या जो रहती है वो कम रहती है। ठीक है, लाइक आप ज्यादा करिए, वीडियो की रीच बढ़ती रहेगी। हमारा जो नए नए इनिशिएटिव है इसमें जुड़ते जाएंगे। हम लोगों का प्रयास लगातार जारी है। ठीक है, तो इसी सब के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। धन्यवाद।